वेलकम बैक। हम लोग मनुष्य में विभिन्न प्रकार के तंत्र जो हैं उसको पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़े थे। आज उत्सर्जन तंत्र पर हम चर्चा करेंगे। जीव जंतु में जैविक क्रिया होता है। जैविक क्रिया का मतलब चलना, बोलना, उठना, पाचन, परिवहन, माने जो जीव करता है, निर्जीव नहीं करता है, सारे को जैविक क्रिया कहते हैं। इतना तो क्लियर है। जैविक क्रिया के दौरान कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, विटामिन, लवण है। और जैविक क्रिया के बाद कुछ पदार्थ जो है निकलते हैं, उसमें से कई हानिकारक होते हैं, जैसे CO2 है, यूरिया है, अमोनिया है। ये सब हानिकारक पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो हानिकारक नहीं है और हमारे शरीर में अधिक मात्रा में मौजूद हैं, जैसे जल है, लवण है। जल हानिकारक नहीं है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में रहेगा या हम ग्रहण करेंगे तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि इसमें हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है और साथ में वैसे पदार्थ भी बाहर निकलते हैं जो हानिकारक तो नहीं है, लेकिन उनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है। यदि ज़्यादा लवण खा ले निकल जाएगा, ज़्यादा विटामिन खा ले निकल जाएगा, ज़्यादा जल पी ले निकल जाएगा। उपयोगी पदार्थ में शर्त लगा हुआ है कि उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन हानिकारक पदार्थ में शर्त लगा हुआ नहीं है, वो रेगुलर निकलते रहेगा। जैसे CO2 हम सांस के द्वारा छोड़ते रहते हैं, मूत्र में यूरिया निकलता है, पसीना में लवण निकलता है। तो हानिकारक पदार्थ जो है रेगुलर निकलते रहेगा, लेकिन उपयोगी का मात्रा पर डिपेंड करेगा कितना निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उत्सर्जन में दोनों चीज़ निकलेगा, हानिकारक भी और उपयोगी भी। लेकिन उपयोगी में शर्त लगा हुआ है कि उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए चॉइस आपको दे दिया कि उत्सर्जन में क्या निकलता है, तो एक चॉइस दिया कि हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, एक चॉइस दिया कि वैसे उपयोगी जिनकी मात्रा अधिक हो, और तब दिया तीसरा कि दोनों सही है। तब आंसर क्या बन जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो उसी को पहला डिफिनेशन बनाइए। पहले लिखिए कि शरीर में जैविक क्रिया के दौरान कई उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता होती है, तथा कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे यूरिया, अमोनिया, CO2 आदि लगा लो। लाइन को चेंज कर दो। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ तथा अधिक मात्रा में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब कि उत्सर्जन में दोनों तरह का चीज़ निकलता है। हानिकारक तो रेगुलर निकलेगा, लेकिन उपयोगी वाला में शर्त लगा हुआ है। जैसे जल, लवण उपयोगी है, ज़्यादा ग्रहण करेंगे निकलेगा, ज़्यादा ग्रहण करेंगे ज़्यादा निकलेगा, कम ग्रहण करेंगे कम निकलेगा। समझ गए बात।
अब हम लोग ये देखें कि विभिन्न जंतु में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको देखेंगे। यहाँ लिखना विभिन्न जंतुओं में नाइट्रोजनस हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में पाया जाता है, तो प्रोटीन टूटकर जो कन्वर्ट होगा तो यूरिया में, अमोनिया में, यूरिक एसिड में, तो ये सब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। उत्सर्जी पदार्थ कई है लेकिन नाइट्रोजन युक्त जो होगा उसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होगा। उसके बात करते हैं, दूसरे का बात हम नहीं करेंगे। तो होता क्या, पहले समझ लो कि कोई भी जीव प्रोटीन का सेवन करता है, प्रोटीन पचने के बाद अमीनो एसिड में बदल जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत कम जीव हैं जो शरीर से अमीनो एसिड बाहर निकालते हैं। जीव क्या करते हैं कि इस अमीनो एसिड को बदल देते हैं अमोनिया में। ऐसा कौन जीव करता है? तो जलीय जीव यह करता है, जिसमें मछली, अमीबा इसका उदाहरण है। दूसरी तरफ वैसा जंतु जो अमोनिया निकालता है उसको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड है अमोनोटेलिक। कुछ जंतु अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। ऐसा जंतु है स्तनधारी, तो मनुष्य भी आ जाएगा, केंचुआ और मेढक। वैसा जंतु जो यूरिया निकालता है उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। कुछ जंतु इस यूरिया को भी बदल देता है यूरिक एसिड में। ऐसा कौन कौन जंतु है? तो सरीसृप है, पक्षी है और कीट है। और वैसा जंतु जो यूरिक एसिड निकालता हो उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये लास्ट कन्वर्सन है। अमोनिया से यूरिया बनने में एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है, समझते जाओ। यूरिया से यूरिक एसिड बनने में भी एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। तो पहले समझ लेंगे कि प्रोटीन सभी खाते हैं। हम लोग पाचन पढ़ चुके हैं। तो प्रोटीन अंततः पचने के बाद किस में बदल गया? तो कुछ जंतु है जो अमीनो एसिड को डायरेक्ट निकाल देता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ निकाल दिया, अपवाद स्वरूप है। लेकिन अब जंतु क्या करता है कि उस अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने लगता है। तो पहला कन्वर्सन किस में है? अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसा कौन कौन जंतु है? तो कहेगा कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है, पूछ चुका है क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा? जो जंतु अमोनिया निकालता है उसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अमोनिया टर्म बन गया। वो कहेगा कि निम्न में कौन अमोनोटेलिक है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? क्लियर हो गया? कुछ जंतु अमोनिया ना निकालकर उसका कन्वर्सन किस में कर दिया? हम लोग भी यही काम करते हैं। हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इससे बेनिफिट क्या होता है देख लो। प्रत्येक अमोनिया से यूरिया बनने में एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है। जो जंतु जल में रहता है उसको वाटर का दिक्कत है नहीं, जले में रह रहा है। लेकिन जो स्थल पर है कभी कभी हो सकता है वाटर का दिक्कत हो। तो ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ वाटर है हमारे शरीर का। तो समझ रहे हैं? तो 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 1 ग्राम वाटर मिल गया अंदर। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक है कि अमोनिया इज मोर पॉइजनस देन यूरिया। तो मोर पॉइजनस को लेस पॉइजनस सबस्टांसेस में कन्वर्ट कर दिए कि कुछ देर शरीर में रहेगा तो ज़्यादा जहरीला क्यों रहेगा, थोड़ा कम जहरीला रहे। तो इस उद्देश्य से लीवर क्या करता है,
कि अमोनिया को कन्वर्ट किस में कर देता है, और किडनी जो है इसको फिल्टर करके मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। यानी लीवर खराब होगा तो अमोनिया का मात्रा बढ़ जाएगा, पॉइजन है डायरेक्ट। अब कुछ जंतु यूरिया ना निकाल कर उसका कन्वर्सन फिर कर रहा है किस में। अब ऐसा जंतु जिसको पानी का बहुत किल्लत है, रेगिस्तान में है, कीट है, अब अनाज में 6-6 महीना रह जाएगा, सलसल भर रह जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। पक्षी है, उड़ने के लिए पानी वो कम पीता है कारण शरीर भारी ना हो जाए। तो पक्षी उड़ने के लिए कई अडेप्टेशन किया है, जैसे हड्डी खोखला बनाया, हड्डी भार कम कर दिया, शरीर का शेप जो है एरोडायनामिक्स है, रेसिस्टेंट कम हो गया हवा का। उसके बाद फेफड़ा में वायु कोष्ठ का संख्या ज़्यादा है, जिससे हवा भरता है ज़्यादा, हवा ज़्यादा भरेगा तो उसको उछाल बायंसी ज़्यादा मिलेगा। तीसरा अडेप्टेशन कर लिया कि उसका ओवरी जो है एक ही पाया जाता है, सब जंतु में एक जोड़ा होता है, हल्का कर दिया शरीर को। इस तरह से वो पानी कम पीता है और वो अपने भार में कमी लाने के लिए ऐसा करता है। तो जो जंतु पानी के दिक्कत से झेल रहा है तो वो फिर यूरिया को यूरिक एसिड में इसलिए बदल देता है कि 1 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ रिलीज कर रहा है। अब यहाँ 2-2 मॉलिक्यूल वाटर हो गया, उसको प्रोटीन खा रहा है तो यहाँ पर एक कन्वर्सन है, यहाँ पर एक कन्वर्सन है, बात समझ गए। तो अंत में किसे बदल दिया, वो यूरिक एसिड एक रवेदार पदार्थ है, लिक्विड नहीं है। तो पक्षी या छिपकली का बिस्टा देखना उजला उजला जैसा चीज़ रहेगा, वो यूरिक एसिड होता है, समझ गए ना, वही उसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो जो जंतु यूरिक एसिड निकालता है उसको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, उसी से टर्म डेवलप हो गया। जिसका उदाहरण कौन कौन है, तो कई बार पूछे हुए हैं कि पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आंसर क्या बनेगा। हम लोग में थोड़ा मात्रा में यूरिक एसिड बनता है, इसी का मात्रा जब बढ़ जाता है तो गठिया जैसा बीमारी, अर्थराइटिस जैसा बीमारी होता है, बात समझ गए ना। अब इसको बना लो। वहीं बना लो, आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर दो इधर से इधर। हाँ नहीं, बहुत खिंचा जाएगा लैंग्वेज। किताब है उसी को पढ़ो, अभी प्रकाशन बंद है मेरे बुक का, फोटो कराना पड़ेगा उसका। बढ़ा जाए। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आ गया, चूंकि ये प्रोटीन से टूटकर कन्वर्ट हुआ है। इतना बात समझ गए। तो अब हम लोग जैसे एक लिस्ट बनाए हैं कि उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या निकलता है, माने विभिन्न जंतु में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं। तो अमीनो एसिड निकलेगा, दूसरा अमोनिया निकलेगा, तीसरा यूरिया निकलेगा, चौथा जो है यूरिक एसिड भी निकलेगा,
पांचवा TMO है जो समुद्री मछली में है, ट्रायल मिथाइल एलानिन ऑक्साइड TMO। गुआनिन जो है मकड़ी में निकलेगा, क्रिटिनिन 5 के बाद 6 आ जाएगा ना, 7 8 अब यहाँ से जो है 8 नंबर से ये सब मनुष्य के लिए। मनुष्य में क्रिटाइन दोनों निकलता है। किडनी प्रॉब्लम होगा तो इसी का मात्रा बढ़ता है, 1% होना चाहिए, 1 पॉइंट। मिनरल साल्ट है, पिगमेंट है, पिगमेंट में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन या यूरोक्रोम पिगमेंट है, ये सारा पिगमेंट निकलेगा। विटामिन ज़्यादा खाएंगे निकलेगा, हार्मोन ज़्यादा खाएंगे निकलेगा, CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, ड्रग्स निकलेगा, ETC लगा देंगे यहाँ पर और भी चीज़ निकलेगा। ये सब मनुष्य के लिए है, बस समझिए ना। तो इतना उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न जंतु में है कि उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या है, ये सब निकलता है, यही उत्सर्जन प्रक्रिया है। अब उत्सर्जी पदार्थ निकालने के लिए विशेष अंग होता है। तो जैसे मनुष्य में मान लीजिए किडनी है, तो उसी प्रकार से विभिन्न जंतु में अंग बना हुआ है। तो किस जंतु में कौन सा अंग है जिससे उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा, तो अब देखते जाओ। यहाँ प्रोटोजोआ में क्या है बोलो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेलमिन्थस। तो टेप वर्म उदाहरण है इसका, ये पूछता है, इसमें स्टार मार दो। निमेटी हेलमिन्थस, राउंड वर्म इसको बोलते हैं, रीनेट सेल है। एनेलिडा भी पूछते रहता है, केंचुआ इसका उदाहरण है। नेफ्रिडिया, करस्टेसिया जो है उसमें ग्रीन ग्लैंड, एरेक्निडा उदाहरण मकड़ी है, कॉक्सल ग्लैंड। इंसेक्टा, कीट वर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं। मालपिजन टेबुल्स या नलिका। मोलस्का में किडनी प्रेजेंट है, यहाँ ध्यान देना है, और सब में किडनी नहीं है। बिना हड्डी वाला प्राणी में मोलस्का में किडनी है। ऐसा भी पूछे हुए है कि किस जंतु में किडनी है। इकानोडर्मेटा एक ऐसा जंतु है जिसमें कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं है। तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न किस जंतु में उत्सर्जी अंग अनुपस्थित होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जिसका उदाहरण है स्टारफिश, तारा मछली। कोष्ट में लिख सकते हो यहाँ, स्टारफिश या तारा मछली उसका उदाहरण है। अब हम लोग मनुष्य में उत्सर्जन का बात करेंगे। विभिन्न जंतु में देखें, विभिन्न पदार्थ देखें। तो अब सीधे ले जाइए कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग, पहले लिस्ट बना लें। मनुष्य में उत्सर्जी अंग को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक है मुख्य उत्सर्जी अंग, का नाम है किडनी, से निकलेगा मूत्र। दूसरा है सहायक उत्सर्जी अंग, मेन में किडनी हो गया, सहायक में कई हैं। पहला है त्वचा, से निकलेगा पसीना। पसीना का कॉम्बिनेशन पूछे हुए हैं BPSC के PT में, वाटर साल्ट, लैक्टिक एसिड इत्यादि निकलेगा। बैक्टीरिया भी रह सकता है। फेफड़ा से निकलेगा CO2 और जलवाष्प। यकृत से निकलेगा बाइल पिगमेंट और यूरिया।
आंत से निकलेगा कैल्शियम और भारी धातु। ये लिस्ट हमारा तैयार होगी। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग का लिस्ट है ये। हो गया तैयार? तो बोलते जाओ, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग को क्या कहा गया? प्रमुख उत्सर्जी अंग से क्या निकलेगा? तो उसको बाद में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और सहायक कई है। पहला क्या है? पसीना का कॉम्बिनेशन बताओ। फेफड़ा से क्या निकलेगा? यकृत से। तो बाइल पिगमेंट दो तरह का, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बताए थे। और यूरिया का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, कई बार क्वेश्चन है। समझ गए? आंत से क्या निकलेगा? अब मनुष्य में जो प्रमुख अंग है उस पर हम लोग ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। तो किडनी को हेडिंग डाल दो। किडनी का दूसरा वर्ड है ब्रिक। संख्या में 1 जोड़ा, भार 135 से 150 ग्राम के लगभग, आकार 11 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर के लगभग, आकृति बीन के तरह, सीम का बीज, किडनी का इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का कार्य रक्त को छानना, हाँ, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, या मूत्र का निर्माण करना। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा का काम है, उसको भूलना नहीं है। जबकि रक्त को छानने का काम जो है किडनी करता है। तो छना हुआ द्रव जो है वही मूत्र है। यानी मूत्र का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा होता है। अब प्रश्न है कि कितना ब्लड को फिल्टर ये करता है, तो उसको डाटा लिख लो कि किडनी के द्वारा, मैंने दोनों किडनी मिलकर, किडनी के द्वारा 24 घंटे में कितना? 172 लीटर है, ठीक है, 80 के लगभग। 172 लीटर रक्त को छाना जाता है। इसलिए 1 घंटा में निकालो तो कितना हो जाएगा? 60 से भागा दे दो।
इसलिए 1 मिनट में निकालो, फिर 60 से भागा दो। निकालो निकालो जल्दी से। कितना हो गया? नहीं निकला किसी का, नहीं गलत है। एक 120 ml में ले लो, लीटर में जाएगा, लिखो 1 मिनट में लगभग 120 ml, 119 पॉइंट समथिंग आएगा, 120 ml। ये भी पूछे हुए हैं इसलिए लिखा दिए। पॉइंट को बढ़ाओ। किडनी एक आवरण से घिरा होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी 2 भागों में बटा होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला। नेक्स्ट, प्रत्येक किडनी से एक नलिका निकलती है। प्रत्येक किडनी से एक नलिका निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। जिसे यूरेटर कहते हैं, जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। अब इसको बना लो। किडनी का काम है मूत्र का निर्माण, तो मूत्र का निर्माण अगले क्लास में जारी रहेगा। कैसे निर्माण होता है। जय हिंद।